हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल प्लस पर। मैं अश्मिता आप लोगों को क्लास 10th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मुद्रा और साख पढ़ा रही थी। हमने अब तक देख लिया है मुद्रा की क्या उपयोगिता है। मुद्रा माध्यम है जिससे जो है कि हम वस्तुओं को खरीद और बेच सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साख। साख की अगर बात की जाए तो साख एकदम से सिंपल टर्म्स में हम समझ लें कि हमारे बुक में साख का अर्थ ऋण से लिया गया। ऋण मतलब उधार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साख की दो विभिन्न स्थितियाँ। हमारे बुक में दो एग्जाम्पल दिए गए हैं और उसमें हम ये सलीम और सपना का दो एग्जाम्पल लिया गया है जो कि हमें साख की दो विभिन्न स्थितियों के बारे में बताता है। लेकिन उन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साख मतलब कि ऋण होता क्या है। ऋण जिसे हम बोलचाल के भाषा में उधार कहते हैं। ऋण जो है, ऋण से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान का वादा लेता है। ये ठीक उसी प्रकार का है जैसे कि हम लोग सभी कभी ना कभी किसी न किसी से कुछ ना कुछ ऋण लेते हैं या फिर उधार लेते ही हैं। जैसे मान लीजिए अपने फ्रेंड से ही हमने कुछ पैसे मांगे। आज हम स्कूल में हैं और हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है तो हमने अपने फ्रेंड से ही कुछ पैसे मांगे और तो हम उसे क्या कहते हैं, साथ ही साथ हम उसे प्रॉमिस करते हैं कि हम इसे 4 दिन बाद या फिर 1 वीक के बाद या फिर जब भी हमें लौटाना होता है हम उसे ये प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हें ये पैसे लौटा देंगे। उसी प्रकार से ऋण या फिर उधार जो है वो एक ऐसी सहमति से है जहाँ पर जो है साहूकार जो है वो कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है। साहूकार मतलब वो पर्सन जो कि ऋण दे रहा होता है किसको, कर्जदार को। और कर्जदार को चाहे वो धन, वस्तु या फिर सेवाएं जो है वो क्या कराता है, मुहैया कराता है, उपलब्ध कराता है और बदले में भविष्य में मतलब आगे चल कर के कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। हमारे बुक में दिया हुआ है साख की दो विभिन्न स्थितियां जो कि दो लोगों के उदाहरण से हमें समझाया गया है, सलीम और सपना। पहले हम उनके बारे में जानते हैं। अगर बात की जाए सलीम की तो सलीम क्या है, वो एक जूता निर्माता। जूता निर्माता मतलब जूता बनाने का काम करता है। तो उसे एक बार क्या हुआ कि एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूतों की मांग आती है, मतलब ऑर्डर आती है एक बड़े व्यापारी से 3000 जूतों की। तो और वो जो है उसे कितने समय में पूरा करके देना है, 1 महीने में, 1 मंथ में उसे वो पूरा करना है। तो सलीम को जो है सिलाई करने और चिपकाने के काम को करने के लिए मज़दूर की आवश्यकता है और साथ ही साथ जो है कच्चा माल भी खरीदने की आवश्यकता है। पर उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो ये दोनों ही आराम से कर सके। तो उसने क्या सोचा कि वो ऋण लेगा। तो ऋण लेने के लिए, ऋण मतलब उधार लेगा, तो उसने उधार किससे लिया, 2 लोगों से उसने उधार लिया। सबसे पहले वो जो वहाँ उस चमड़ा व्यापारी के पास गया जिससे कि वो कच्चा माल लेता। तो वहाँ उसने क्या किया कि जो है कि वो कच्चा माल व्यापारी के पास गया, चमड़ा व्यापारी के पास, और वहाँ जो है कि उसने कहा कि आप मुझे अभी चमड़ा दे दीजिए और जो है कि मैं बाद में इसका पेमेंट कर दूंगा। इस तरीके से करते हुए उसने क्या कर लिया, चमड़ा व्यापारी से चमड़ा ले लिया। और दूसरा ऋण वो उसी बड़े व्यापारी के पास गया और वहाँ से 1000 जूतों का एडवांस पेमेंट ले लिया। जो उसे 3000 जूते 1 मंथ में बना करके देने थे, उसमें से उसने 1000 जूतों का क्या किया, एडवांस में पेमेंट ले लिया। तो उससे फिर क्या हुआ कि सलीम जो है समय पर अपना ऑर्डर पूरा कर लेता है, वो ऑर्डर पहुंचा भी देता है और जो है कि साथ ही साथ वो कुछ मुनाफा भी जो कमा पाता है। तो यहाँ पर जो सलीम ने जो ऋण लिया, उस ऋण की अगर हम बात करें तो उस ऋण से उसका क्या हुआ, फ़ायदा या नुकसान। तो हम क्या देख रहे हैं कि उस ऋण से सलीम का फ़ायदा हुआ, उसने अपना ऑर्डर समय पर पूरा भी किया, साथ ही साथ उसने मुनाफा भी कमाया। तो सबसे पहली स्थिति हम क्या देख रहे हैं कि जब ऋण उत्पादन के कार्यशील खर्चों जैसे कि यहाँ पर मजदूरों को मजदूरी देनी थी, साथ ही साथ जो है कच्चा माल लेना था, तो ये सब हो गया कार्यशील खर्चे तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करे।
जब आपका लिया हुआ उधार जिस तरीके से जो सलीम ने जो उधार लिया, तो उसने क्या किया, उसके जो कार्यशील खर्चे थे, मतलब कि जो उसे चमड़ा खरीदना था, साथ ही साथ जो मज़दूरों को जो पैसा देना था, वो सब करने में क्या किया, उस ऋण ने मदद किया और उसकी कमाई बढ़ाने में, जो कि उसने मुनाफा कमाया। अगर इस तरीके का कार्य, जब ऋण आपको जो है उत्पादन के कार्यशील खर्चों और उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करे तथा कमाई बढ़ाने में मदद करे, तभी इस प्रकार का ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। तो यहाँ ऋण लेना क्या होता है, ये फ़ायदेमंद होता है। ये था हमारा पहला स्थिति। अब हम दूसरा स्थिति देखते हैं, जो कि है सपना का। सपना की बात की जाए तो सपना एक छोटी किसान है और उसके पास 3 एकड़ भूमि है, जिस पर वो क्या उगाती है, मूंगफली उगाती है। तो जो है कि उसे खेत में प्रयुक्त होने वाली जो भी चीज़ें थी, उसके खर्चे के लिए उसे पैसे की आवश्यकता थी। जैसे अगर खेत में क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं, अगर उसकी बात की जाए तो जैसे बीज हो गया, खाद हो गया, कीटनाशक हो गया, फिर बिजली, पानी, या फिर जो उपकरण जो लोग खेतों में यूज़ करते हैं, उसमें अगर किसी प्रकार का मरम्मत की आवश्यकता है, तो फिर उन सब के लिए जो है उसे खर्च के लिए पैसे की आवश्यकता थी, जो कि उसके पास नहीं था। तो उसने क्या किया, वो एक साहूकार से कर्ज ले लेती है और उसके बाद फिर उसका उपयोग वो खेती में करती है। वो सपना जो है अपने खेतों के लिए महंगा कीटनाशक लाती है, अपने बीज पर, अपने फसल पर जो है महंगा कीटनाशक छिड़कती है, लेकिन उसके बाद भी जो है उसकी फसल क्या होती है, बर्बाद हो जाती है और वो साहूकार को कर्ज वापस नहीं कर पाती है। तो वो जो है कि फसल कट जाने के बाद भी जो है वो उसकी फसल अच्छी नहीं हुई, वो बर्बाद हो गई, तो वो साहूकार को पैसे वापस नहीं कर पाई। और ये पैसे जो है कि वो साल भर में जो है वो रकम जो है वो बहुत बड़ी हो गई। लेकिन फिर भी सपना ने क्या किया, नेक्स्ट ईयर फिर से कर्ज लिया। तो इस नेक्स्ट ईयर जब उसने फिर से कर्ज लिया, तो इस बार उसकी फसल जो है उतनी अच्छी नहीं हो पाई। तो उससे क्या हुआ कि वो जो कर्ज की जो रकम ली थी वो जमा नहीं कर पाई। तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ा, अपने भूमि का कुछ हिस्सा जो है उसे बेच करके साहूकार को वो कर्ज के पैसे लौटाने पड़े। तो इस केस में अगर हम इस स्थिति में अगर हम देखें तो क्या कर्ज फ़ायदेमंद साबित हुआ, क्या ये कर्ज सकारात्मक हुआ? नहीं, ये कर्ज जो है सपना के लिए क्या बन गया, एक तरीके से मुसीबत बन गया। तो वही हम देख रहे हैं कि जब खर्च कमाई को बढ़ाने के बजाय, मतलब जब ऋण जो है, जब लिया हुआ उधार कमाई को बढ़ाने की जगह उस कर्जदार की स्थिति को बदतर कर दे, खराब कर दे, तो इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक होता है। जिस प्रकार सपना को इस ऋण से बाहर निकलने के लिए कष्ट का सामना करना पड़ा, उसे अपने भूमि का कुछ हिस्सा बेच करके साहूकार को क्या करना पड़ा, कर्ज की रकम लौटानी पड़ी। तो ऋण जो है वो उपयोगी होगा या नहीं, यह जो है यह परिस्थिति के खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। ये हमने देखा साख की 2 विभिन्न स्थितियां। अब हम देखेंगे ऋण की शर्तें कि किन किन शर्तों पर जो है हमें ऋण मिलता है। ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। ऋण जब भी कोई किसी को ऋण देता है तो वो उसके बदले कुछ ना कुछ अपने पास एज गारंटी भी रखता है, ताकि जो है वो जो अभी मुझसे ऋण लेकर के गया है वो मुझे बाद में लौटा देगा, इतना सा जो है भरोसा रह सके। इसीलिए जो है कि ब्याज दर हो गया, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके, इन सब पर डिस्कशन होती है। उसके बाद ही लोग क्या करते हैं, ऋण देते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं ब्याज दर। ब्याज दर होता क्या है? ब्याज जो है वो हम लोगों के लिए नया टर्म नहीं है, ये हम लोग मैथ्स में पढ़ते ही आए हैं, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होगी भी। लेकिन ब्याज क्या है? ब्याज एक ऐसा शुल्क है जो उधार ली गई धन के लिए अदा की जाती है। और वही ब्याज दर की बात की जाए तो ब्याज दर जमा किए गए, उधार दिए गए या
उधार लिए गए किसी धन पर प्रत्येक अवधि में जिस दर से ब्याज लिया जाता है या फिर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, ब्याज दर कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है। जिस समय ऋण पर समझौता हो रहा होता है उसी समय जो है ब्याज दर जो है वो निश्चित कर दी जाती है, जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ क्या करता है, अदा करता है। जो मूल रकम कर्जदार जो लेते हैं उसके साथ साथ ये जो ब्याज दर जो निश्चित कर दी गई है वो भी जो है उसे क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। किसे, महाजन को। फिर दूसरा हम क्या देख रहे हैं, समर्थक ऋणाधार। समर्थक ऋणाधार जो है वो ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है, चाहे वो भूमि हो, इमारत हो, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी, इन सब संपत्ति का मालिक कौन होता है, कर्जदार होता है। और ये जो है इसका इस्तेमाल उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। और जब वो व्यक्ति, जब कर्जदार जो है उधार नहीं चुका पाता है तो फिर ये उधारदाता को ये संपत्ति या जो समर्थक ऋणाधार के तौर पर उसने जो भी चीज़ रखी हुई है उसे बेचने का क्या होता है, अधिकार होता है। तो ऋण के लिए ब्याज दर हो गया, उसके बाद समर्थक ऋणाधार हो गया। उसके अलावा आवश्यक कागजात को, जो भी घर के कागजात हो या फिर गाड़ी के कागजात हो, पशु या फिर बैंक में जो पूंजी हो, उन सब से रिलेटेड कागजात जो है वो क्या करते हैं, महाजन के पास या फिर जिनसे भी कर्ज लिया जाता है उसके पास वो क्या करते हैं, वो एज गारंटी उसे रखते हैं। साथ ही साथ भुगतान के तरीके की, जिसने उधार लिया है वो किस प्रकार से, वो कितनी अवधि में कितने रुपए दे करके या फिर वो किस प्रकार से भुगतान करेगा, जो ऋण उसने लिया है वो किस प्रकार से वापस करेगा। तो ये हमने पढ़ा ऋण की शर्तें। तो ऋण की शर्तें किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को ही सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, ऋण की शर्तें कहा जाता है। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, मिलते हैं कल फिर हम इससे आगे के टॉपिक के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।